एपिसोड 743। मुलाजिम ने फ़ोन रख दिया। मरीना उसका इंतज़ार करने लगी। जनरल बहुत चालाक है। उसके जासूस सुपरमास्टर की कॉलें डिक्टेट करते होंगे। पिछली बार भी सुपरमास्टर से राब्ता हुआ था। इस बार भी उसने साफ तौर पर कहा था कि मैं मरीना बोल रही हूँ। क्या इस राब्ते की खबर जनरल को नहीं होगी? वो परेशान हो गई। उसे किसी साजिश की बू महसूस हो रही थी। पारस ने उसे देखकर पूछा, क्या परेशानी है? उसने नए सुपरमास्टर के मुताल्लिक उसे बताया। पारस ने कहा, हमारे अंकल सलमान सुपरमास्टर रह चुके हैं, उनसे पूछ लो। उसने ख्यालखानी के जरिए सलमान से पूछा। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तमाम आला हुक्काम और दूसरे आला ओहदेदारान के फ़ोन सुनते हैं। अगर दोबारा तुमने सुपरमास्टर से फ़ोन पर राब्ता किया है तो यकीन कर लो कि तुम दोनों की गुफ्तगू का टेप जनरल के पास पहुंच गया है। वो पारस के पास हाजिर होकर कहने लगी, शुबा यकीन में बदलता जा रहा है। मैं मुकम्मल यकीन करना चाहती हूँ। मरीना, तुम्हारी जहानत को क्या हो क्या है? जाओ और अभी मुलाजिम के जरिए सुपरमास्टर को जख्मी करो, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर सच और झूठ मालूम कर लो। हाँ, इस तरह मालूम कर सकती हूँ, लेकिन उसे जख्मी करना मुनासिब नहीं है। अगर वो मुझसे कोई चाल चल रहा है तो मैं उसे खुश फहमी में मुब्तला रखूंगी। वो मुलाजिम के दिमाग में आ गई। सुपरमास्टर अपने घर पहुंच गया था। मुलाजिम से पूछ रहा था, मरीना तुम मौजूद हो? हाँ, तुम्हारी बातें सुन रही हूं। वो कहने लगा, मेरा एक बचपन का दोस्त मिलिट्री इंटेलिजेंस में चीफ है। उसने बताया है कि ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स आज आधी रात को रिहा किए जाएंगे। वो काल कोठरी कहाँ है? फौजी हेडक्वार्टर में है। वो रिहा होकर कहाँ जाएंगे? ये मुझे मालूम नहीं है। ये मालूम है कि वो पांचों अलग अलग गाड़ी में हेडक्वार्टर से बाहर निकलेंगे और मुख्तलिफ खुफिया रिहाइश गाहों की तरफ जाएंगे। मरीना ने कहा, यह मालूमात बहुत हैं। मेरे 5 टेलीपैथी जानने वाले उन पांचों का ताक़ुब करेंगे। मैरीना, खूब सोच समझकर कदम उठाओ। अगर वो पांचों तुम्हारे ताक़ुब करने वालों की नज़रों से ओझल हो जाएंगे तो फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तुम अपने ज़रा इस्तेमाल करके उन्हें मार डालो, वरना जनरल की पुष्पनाही से ये लोग तुम्हारे लिए बेहद ख़तरनाक हो जाएंगे। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, आइंदा वो पांचों मेरी नज़रों में रहेंगे और जब वो मेरी नज़रों में आएंगे मैं तुम्हारी दोस्ती की कायल हो जाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। वो खामोश हो गई। मुलाजिम के जरिए सुपरमास्टर को देखने लगी। वो अपनी रिहाइशगाह के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मुलाजिम की सोच ने बताया कि साहिब का एक प्राइवेट कमरा है जहां बड़े साइज के ट्रांसमीटर, टीवी और कंप्यूटर्स हैं। वहां खुफिया फाइलें और अहम दस्तावेजात हैं। सुपरमास्टर उसे हमेशा लॉक रखता था और कभी कभी अपनी मौजूदगी में मुलाजिम से कमरे की सफाई कराता था। मरीना बदस्तूर खामोश रहकर दूसरी मालूमात हासिल करती रही। फिर उसी रात खाने के दौरान खाने की चीज़ में असाबी कमजोरी की दवा हल कराती। वो सरकारी मुलाजिम सुपरमास्टर का बहुत वफादार था, लेकिन बेचारे को पता न चला कि वो अपने मालिक के खिलाफ क्या करता चला गया। सुपरमास्टर ने खाने के दौरान थोड़ी सी कमजोरी महसूस की और सोचा कि आज थोड़ा ही खाकर सो जाए, लेकिन खाना लजीज था। वो खाता चला गया। फिर मेज से उठते हुए मुलाजिम से कहने लगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फ़ोन आए तो अटेंड कर लेना, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपने बेडरूम में आ गया। दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन मैरीना आ गई। उसने पूछा, हेलो सुपरमास्टर, मुझे अपने दिमाग में खुशामदीद नहीं कहोगे? वो घबरा कर कहने लगा, तो तुम आई हो? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा मुलाजिम बहुत वफादार है, मगर टेलीपैथी ने उसकी खोपड़ी घुमा दी। हाँ, मैं खाने के बाद कुछ कमजोरी महसूस कर रहा था। सोचा था शायद थोड़ी थकन के बाइस ऐसा हो रहा है, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं सिर्फ इतना मालूम करने आई हूं कि तुमने मेरे साथ क्या अच्छा किया है। अगर तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हो तो फिर मैं हमेशा तुम्हें दोस्त समझती रहूंगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश। कसम खाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे दिमाग के चोर दरवाजे से चोर ख्यालात मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देती हूं, इसी तरह बिस्तर पर खामोश पड़े रहो, वरना दिमागी जलजला बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने अपने होठों को सख्ती से बंद कर लिया। मैरीना ने पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसकी आंखें बंद करा दी। उसकी सोच बता रही थी कि दिमाग को जरा ढील दी जाए। वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन जो कुछ बोलना चाहता था वो पहले उसका दिमाग मैरीना को बता रहा था। रफ्ता रफ्ता वो सोने लगा। मैरीना ने उसे गहरी नींद में पहुंचा दिया। उस पर तनवीमी अमल करने लगी। अमल करने के दौरान वो अपना बचाव न कर सका। एक तो कमजोर हो गया था, दूसरे गहरी नींद में था। गहरी नींद में रहने वालों को सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले ही अपना मामूल बना सकते हैं। कोई आम सा आमिल ऐसा नहीं कर सकता।
बहरहाल वो पूरी तरह मामूल बन गया। मैरीना ने सवाल किया, जनरल से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? उसकी आंखें बंद थीं। जवाब देते वक्त सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। वो कह रहा था, जनरल से ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो तन्हाई में अहम राजदाराना मामलात पर गुफ्तगू करता है। मेरे मामले में क्या गुफ्तगू होती है? वो तुम्हारी तरफ से अंदेशों में घिरा हुआ है। अंदेशों की नौयत क्या है? वो समझता है तुम फराद अली तैमूर की चालों में आ गई हो। वो चारे के तौर पर टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हवाले कर रहा है। अच्छी तरह तुम्हारा एतमाद हासिल करने के बाद वो तुम्हारे जरिए हमारे मुल्क और हमारी कौम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। मेरे मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जनरल के सामने ख्याल जाहिर किया है कि जवान लड़की उस मर्द से ज़रूर मुतासिर होती है जो उस पर अपनी मर्दानगी से असरअंदाज होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं किस मर्द से मुतासिर हूं? मुझे यकीन है कि तुम फराद के दोनों बेटों में से किसी एक पर मर मिटी हो। तुम और जनरल किस तरह मुझे फराद की फैमिली से जुदा करना चाहते हो? जनरल लैला को ट्रैप करने वाला है। जिस तरह फराद तुम्हें सब्ज बाग दिखा रहा है, उसी तरह जनरल लैला को सब्ज बाग दिखाएगा। तुमने इस मंसूबे के सिलसिले में क्या राय दी है? यह जनरल का मामला है। वो अपने खास टेलीपैथी जानने वाले के जरिए कुछ भी कर सकता है। मैंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक जनरल से दरखास्त की है कि वो ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को मौत की सजा ना दे, उन्हें रिहा कर दे। लेकिन रिहाई से पहले अपने खास टेलीपैथी जानने वाले के जरिए उन पर तनवीमी अमल कराए, ताकि रिहाई के बाद मालूम होता रहे कि वो पांचों कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वो पांचों मुझे तलाश करेंगे? नहीं, मेरी प्लानिंग के मुताबिक उन पांचों तक तुम्हें पहुंचाऊंगा। तुम उन्हें कत्ल करोगी। इस तरह दो मकासद हासिल होंगे। एक तो जनरल के फैसले के मुताबिक वो मर जाएंगे, दूसरे तुम मुझ पर एतमाद करने लगोगी कि मैंने जनरल के पांचों चमचों को तुम्हारे हाथों हलाक कराया है और आइंदा भी तुम्हारे काम आता रहूंगा। इस तरह रफ्ता रफ्ता तुम्हारे अंदरूनी मामलात तक पहुंचने की कोशिश करता रहूंगा। क्या वाकई आज रात 12 बजे उन पांचों को रिहा किया जाएगा? हाँ, मैंने जनरल को बताया है कि तुम्हारे कई टेलीपैथी जानने वाले फौजी हेडक्वार्टर के बाहर छुपे रहेंगे। जब वो पांचों हेडक्वार्टर से बाहर निकलेंगे तो उनका ताक़ुब करेंगे। यानी मेरे टेलीपैथी जानने वालों को शिकार करने के इंतजामात हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे किसी ख्याल खानी करने वालों को छेड़ा नहीं जाएगा। दूर दूर से निगरानी की जाएगी, उनकी रिहाइश गाहें मालूम की जाएंगी, फिर उनकी नादानिस्तगी में तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जनरल के दूसरे मंसूबों के बारे में क्या जानते हो? मैं अपने मंसूबे बनाकर उसे कुरेदने की कोशिश करता हूं कि वो भी मुझे अपने मंसूबे बताए, लेकिन वो बहुत कह रहा है, अपने अंदर की बातें जबान पर नहीं लाता है। क्या तुम उसके खास ख्याल खानी करने वाले को जानते हो? नहीं, मैंने सिर्फ उसका जिक्र सुना है। जनरल इतना मोहतात है कि उसका नाम भी किसी के सामने नहीं लेता है। क्या ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं? टेलीपैथी जानने वालों का शोबा जनरल के हाथों में है। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। तुम अपने खास सुराग रसानों के जरिए कुछ न कुछ तो मालूम कर सकते हो। मुझे जो सुराग रसां दिए गए हैं वो सरकारी हैं। बस अकल कहती है कि तमाम सरकारी सुराग रसां मुझसे ज्यादा जनरल के वफादार होंगे। मैरीना ने तायद की। हाँ, ऐसा हो सकता है। बहरहाल मैं तुम्हें हुक्म देती हूं, तुम आइंदा मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि सुबह बेदार होने के बाद ये भूल जाओगे कि ख्वाब की हालत में तुम पर तनवीमी अमल किया गया था। उसने वादा किया कि हुक्म की तामील करेगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। पारस ने कहा, रात के 11 बजने वाले हैं, तुम्हारे इंतजार में भूखा हूं। वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ जाने लगी। पारस ने पूछा, खूब हंस रही हो, क्या कोई कामयाबी की बात है? मैं कामयाबी पर ज्यादा खुश नहीं होती। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे लिए अभी तक भूखे हो। वो खाना लाकर मेज पर रखने लगी। पारस ने कहा, तुम खाओ, मैं 4 रोज फाके करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशी हासिल होती रहे। वो खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। तमाम बातें सुनकर वो कहने लगा, तुम्हारी इत्तला के मुताबिक उन पांचों की रिहाई में 45 मिनट रह गए हैं और यहां तुम बहुत इत्मीनान से बैठी हो। मेरे इंतजामात मुकम्मल हैं। मेरे 4 टेलीपैथी जानने वाले 6 आलाकारों के दिमागों में हैं। वो आलाकार फौजी हेडक्वार्टर के करीब 12:15 बजे पहुंचेंगे और मुख्तलिफ समतों में जाने वाले उन पांचों का ताक़ुब करेंगे। मैं भी उन आलाकारों के दिमागों में आती जाती रहूंगी और उनका ठिकाना मालूम करती रहूंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां हाजिर होकर तुम्हारी आगोश में सो जाऊंगी। मेरे करीब रहकर तुम अकल से पैदल होती जा रही हो। वो चौंक कर कहने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आज तुम्हें मेरी आगोश में नहीं आना चाहिए।
जनरल के उस खास टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंचना चाहिए। क्या तुमने कोई तदबीर सोची है? यही मैं पूछता हूं कि तुमने कोई तदबीर क्यों नहीं सोची? मैं मानती हूं तुमने मुझे सोचने के काबिल नहीं छोड़ा है। दिल यही चाहता है कि दुश्मनों से फौरन निमट कर तुम्हारे पास आ जाऊं। ऐसी जल्दबाजी में बहुत सी बातें समझने को रह जाती हैं। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लूंगा कि मेरी वजह से तुम नाकारा होती जा रही हो। ये मोहब्बत तो ना हुई, दुश्मनी हो गई। सच कहते हो। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूं और इस पहलू पर गौर करूंगी कि जो तदबीर तुम्हारे दिमाग में आई है वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। इस सिलसिले में कुछ इशारे दोगे? हाँ, अपने शिकारों के जरिए शिकार कर सकती हो। इसमें शुबा नहीं कि वो बेहद सहीन थी। पारस की बात सुनते ही उसने दीदे फाड़कर उसे देखा। जरा देर सोचा, फिर पारस के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ओह माय गुडनेस, इतनी मामूली सी बात मैंने नहीं सोची और तुम्हारे गले लगने के लिए यहां हाजिर हो गई। पारस मुस्कुराने लगा। फिर वो कहने लगी, अगर मैं ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट में से किसी एक को दिमागी तौर पर कमजोर बना दूं और उसके दिमाग में जाती रहूं तो जनरल के खास ख्याल खानी करने वाले की आवाज सुन लूंगी। वो पांचों को अपना मामूल समझकर उनके अंदर आता जाता होगा। फिर चुटकी बजाकर कहने लगी, मैं चाह रही हूं। वो कुर्सी पर बैठकर दिमागी तौर पर वहां से गुम हो गई। जनरल के खास टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में फिलहाल पहुंचा नहीं जा सकता था, लेकिन यही क्या कम था कि मैरीना उस शख्स की आवाज और लहजे से वाकिफ हो जाती। मैरीना को अपने टेलीपैथी जानने वालों में जूडी नॉर्मन पर बहुत भरोसा था। वो अहम जिम्मेदारियां उसे सौंप दिया करती थी। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे। आलाकारों के दिमाग में जाने से पता चल रहा था कि वो सब मुख्तलिफ रास्तों पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और फौजी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने वाली गाड़ियों का ताक़ुब कर रहे हैं। उसने जूडी नॉर्मन से पूछा, हेलो जूडी, क्या पोजीशन है? मैडम, ताक़ुब जारी है। मैं बारी बारी तमाम आलाकारों के अंदर जाकर देख रहा हूं। जोरा जोरी, कैनी पॉल और मिकी मैथ्यू भी एक एक आलाकार के अंदर मौजूद हैं। हम जिस आलाकार के दिमाग में अभी बातें कर रहे हैं उसे छोड़ दो, मैं उसे हैंडल कर रही हूं। जूडी नॉर्मन चला गया। मैरीना उस आलाकार के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर तेजी से कार ड्राइव करने लगी। उन पांचों में से किसी एक की कार आगे जा रही थी। उस कार के बराबर आने लगी। आलाकार ने उसकी मर्जी के मुताबिक कार के बराबर आते ही स्टीयरिंग को अचानक घुमाया और दूसरी कार धक्का खाते ही संभल ना सकी। फुटपाथ पर चढ़ी और एक दुकान के शोकेस को तोड़ती हुई रुक गई। उसके अंदर जो कोई भी था वो जख्मी हुआ था। उसके दिमाग में भी कमजोरी पैदा हुई होगी। मैरीना ने फौरन ही ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के दिमागों में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सांस रोक ली। यह हैरानी की बात थी, उन पांचों में से कोई जख्मी नहीं हुआ था। जबकि कार को एक हादसा पेश आया था। वो दूसरे आला कार के पास पहुंच गई। उस आला कार के पास रिवॉल्वर था। उसने रिवॉल्वर के जरिए एक पहिए पर गोली मारी। आगे जाने वाली कार का पहिया बस्ट हुआ। वो टकमगाई, फिर एक तरफ घूमकर तेजी के साथ एक दरख्त से टकरा गई। मैरीना ने फिर पांचों के दिमाग में बारी बारी पहुंचना चाहा, लेकिन उन सब ने सांसें रोक ली। वो जूडी नॉर्मन के पास आकर कहने लगी, हमारे साथ धोखा हो रहा है। उन पांचों को रिहा नहीं किया गया है। मैडम, इसका मतलब है जनरल ने हमें ट्रैप करने के लिए अपने फौजी जवानों को ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बनाकर हेडक्वार्टर के बाहर निकाला है। हाँ, जोरा जोरी, कैनी पॉल और मिकी मैथ्यू से कहो वो आलाकारों के दिमागों में जाएं और आराम करें। वो अपनी जगह हाजिर हो गई। वहां से उठकर ख्वाबगाह में आई। पारस आंखें बंद की अपने दिमाग को सोने और जागने की हिदायत दे रहा था। फिर आहट सुनकर चौंक गया। मैरीना को देखकर पूछने लगा, बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई? क्या काम नहीं बना? वो टहलते हुए कहने लगी, जनरल बहुत चालाक बनता है। उसने पांचों को रिहा नहीं किया। उनकी जगह फौजी जवानों को हेडक्वार्टर से रवाना किया ताकि मेरे आदमियों को ट्रैप कर सके। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? क्या तुमने उन रिहा होने वालों को जख्मी किया था? हाँ, उसके बाद पांचों के पास गई थी। उन्होंने सांसें रोक ली। क्या जिन्हें जख्मी किया था उनके दिमागों में गई थी? उनके पास जाकर क्या करती? यानी मेरे पास आने की बेचैनी थी। तुम इतने खूबसूरत भी नहीं हो। मैं सोने के लिए आई हूं। मान लो कि मेरे पहलू में आने के लिए तुमने फिर गलती की है। कैसी गलती? जिन पांचों फौजी जवानों को ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स बनाकर हेडक्वार्टर से बाहर निकाला गया है, उनके दिमागों में जनरल का खास टेलीपैथी जानने वाला आता होगा और उनके जरिए तुम्हारे ताक़ुब करने वाले आलाकारों को देखता होगा। जिन अफराद को तुमने जख्मी किया, उन अफराद के दिमागों में वो आया होगा। उनसे बातें की होंगी, उनकी खैरियत मालूम की होगी। तुम उनके अंदर होती तो उस खास ख्याल खानी करने वाले की आवाज़ सुन चुकी होती। मरीना को इस गलती का शदीद एहसास हुआ।
वो शिकस्त खोरदा अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, ये तो बहुत आसान था। उसने जिस आला कार के जरिए कार का हादसा कराया था, उसी के जरिए हादसे का शिकार होने वाले को मुखातिब करती। उस जख्मी होने वाले को कार से बाहर निकालती तो इस दौरान जनरल के खास आदमी की आवाज जरूर सुन लेती। वो सर झुकाकर कहने लगी, पारस, मैं मानती हूं, जब तन्हा थी, सिर्फ अपनी जात पर भरोसा करती थी तो कभी गलती नहीं करती थी। बड़े बड़े कारनामे अंजाम देती थी, दुश्मनों को हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर देती थी। लेकिन जब से तुम आए हो, मैं बाउली हो गई हूं। तुम मेरे हवास पर छाए रहते हो। रात होते ही गैर शऊरी तौर पर तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन हो जाती हूं। जल्दबाजी में अधूरी ख्याल खानी, अधूरी मालूमात हासिल करती हूं और अपने मकासद में नाकाम रहती हूं। जिस पर जज्बात गालिब आते हैं, उससे गलतियां जरूर होती हैं। हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। वो अपनी जगह से उठ गई, उसके पास आकर लेट गई, फिर कहने लगी, तुम दुरुस्त कहते हो, मेरी भलाई चाहते हो। हम दूर रहकर भी मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। पारस ने कहा, अगर 1 घंटे की मुलाकात हो तो उसे 1 घंटे के बाद 1 मिनट भी साथ नहीं रहेंगे। मुझे बहुत सी अहम जिम्मेदारियों से निपटना है। जनरल ने कोई चाल चली है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, इसलिए मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद मुलाकात करूंगी। मुझे मंजूर है। क्या तुम मेरे बगैर 1 हफ्ता गुजारोगे? ऐसी जज्बाती बातें करोगी तो हम एक लम्हा भी एक दूसरे के बगैर नहीं गुजार सकेंगे। आज तो जी भर के जज्बाती बातें कर लो। सॉरी, दुनिया में तुम्हारी जैसी हसीन और जवान लड़कियों की कमी नहीं है। मैं किसी से भी इश्क फरमा सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ मैरीना से इश्क है। उस मैरीना से जो अपनी जहानत और हाजिर दिमागी से दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है। मैरीना ने मुस्कुराकर उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया। मैं जैसे सारी दुनिया को भूल चुका था। कोई अखबार नहीं था, कोई खबर ना थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। स्विट्जरलैंड के एक हट में मैं था और सोनिया थी। सोनिया थी और मैं था। बाकी सारी दुनिया निगाहों से ओझल हो गई थी। मैं अपनी जान हयात को सर से पांव तक हासिल करता था और सोचता था, मैं कितना नादान हूं, ना कदरदान हूं कि सोनिया की पहले कदर नहीं की। सारी दुनिया उसके गुन गाती रही और मैं उसे नज़रअंदाज करता रहा और ये समझता रहा कि वो मुझसे मायूस होकर ख्वाहिशात की दुनिया से निकल गई है और रूहानियत में डूब चुकी है। जबकि ऐसा नहीं होता। इंसान जब तक जिंदा रहता है, ख्वाहिशात से निजात नहीं पाता। ये अलग बात है कि खुद को रूहानियत में गुम करने की कोशिश करता रहे। सोनिया भी यही कर रही थी, लेकिन मुझे दिल से नोच कर नहीं फेंक सकी थी। असल बात यह थी कि उसमें हया और शराफत थी। वो मेरी दाश्ता नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने और मेरे दरमियान फासला कायम कर लिया था। लेकिन जब बाकायदा निकाह पढ़वाने की बात उठी तो फौरन मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई। एक दिन वो कहने लगी, पूरे 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, ना दीन की खबर है ना दुनिया की। मैंने कहा, दुनिया को भूल जाओ। हमने एक तवील जिंदगी जमाने भर के दुश्मनों से लड़ते हुए गुजार दी। ये बाकी जो रह गई है उसे हम सुहाग की सेज पर लड़ते हुए गुजार देंगे। वो हंसने लगी, फिर बोली, हमारी जाती मुसर्रतें और जाती ख्वाहिशात के साथ दुनिया भर की जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनसे निमटना होता है। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है कि पारस, अली, तैमूर, सोनिया, सानी, जोजो और मेरीना की खैरियत मालूम करो? जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला बूढ़ा हो जाता है और मैं तुम्हारे साथ जवान रहना चाहता हूं। मालूम होता है मुझे प्यार की हड़ताल करनी होगी। प्यार नहीं मिलेगा तो काम के आदमी बन जाओगे। इस बात में प्यार भी था, धमकी भी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो धमकी पर अमल करे, लिहाजा मुझे फिर अमली दुनिया में आना पड़ा। मैंने पारस को मुखातिब किया, हेलो, कैसे हो? बहुत मज़े में हूं, इंतज़ार कर रहा हूं। किसका इंतज़ार? एक नन्हे से भाई या नन्ही सी बहन का। मैंने हंसते हुए कहा, संजीदगी से बातें करो, औलाद सबसे संजीदा मसला है। मैंने आपके और मम्मा के हाथ पीले कर दिए। अब आप दोनों को फलते फूलते देखने की आरजू है। मेरे बाप, तुम्हारी आरजू पूरी होगी। मैरीना कैसी है? वो तमाम हालात बताने लगा। मैंने हंसने के बाद कहा, जनरल ने ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को रिहा नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि वो उन 5 को फिर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारेगा, उनके अंदर से गुरूर और इख्तिदार हासिल करने की ख्वाहिशात को ख़त्म कर देगा और उन्हें अपना ताबेदार बनाकर रखेगा। पारस ने कहा, जनरल बड़ी मोहतात प्लानिंग पर अमल करता है, सुपर मास्टर और आला हुक्काम पर भी भरोसा नहीं करता। अगर किसी तरह जनरल तक रसाई हासिल करूं
या अब उसके दिमाग में पहुंच जाएं तो सिर्फ जनरल पर ही नहीं, ट्रांसफार्मर मशीन पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। जनरल तक मरीना रास्ता बना सकती है। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर रही होगी। अगर वो कुछ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें। हाँ हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा। करूंगा नहीं, अभी से कोशिश शुरू कर दें। चलो शुरू करता हूं। मरीना से मालूम करो जनरल के कितने मुशीर हैं और उनकी मसरूफियात क्या हैं। वो टेलीफोन के पास आ गया, फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहती है? नहीं, लेकिन हमारे दरमियान राब्ता रहता है। पहले तो एक ही छत के नीचे रहते थे। ज्यादा कुर्बत अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंची है? वो रिसीवर रख कर कहने लगा, वार्नर हैक एक मुसलमान लड़की हमायला से मोहब्बत करता है। वो भी उसे दिलो जान से चाहती है, लेकिन वो अपना मजहब नहीं छोड़ना चाहती। मैरीना चाहती थी कि हमायला के दिमाग पर कब्जा जमा कर वार्नर की तन्हाई में उसे पहुंचा दे। मैंने एतराज़ किया तो अपनी मोहब्बत को मिसाल बनाकर पेश करने लगी। मैं समझ गया, इस बात से उसे ठेस पहुंची होगी कि वो एक मुसलमान के पास आ गई, फिर हमायला एक ईसाई को कबूल क्यों नहीं करती है। पारस ने कहा, मैंने मरीना को समझाया कि वो हमायला के मिजाज के खिलाफ ऐसी कोई हरकत ना करे। उसने मेरी बात मान ली है। वादा किया है कि हमायला और वार्नर के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। क्या तुम्हें यकीन है? मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूं, मोहब्बत करने वालों पर नहीं रखता। आप हमायला के पास जाएंगे? हाँ, मैं अभी आता हूं। जनरल और ट्रांसफार्मर मशीन के मामलात बहुत अहम थे, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत हमायला की थी। देखना यह था कि मरीना हमारा एतमाद कहाँ तक बरकरार रखती है। मैं हमायला के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता था, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, इसलिए वार्नर हैक के दिमाग में आ गया। वार्नर हैक लैला का मामूल था। फिर हमने उसे मरीना के हवाले कर दिया था। मरीना ने उस पर दोबारा तनवीमी अमल किया था। उसके दिमाग में यह बात नक्श कर दी थी कि आइंदा वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। बाकी तमाम सोच की लहरों के लिए उसका दिमाग हसास रहेगा और वो सांस रोक लिया करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में मरीना ने लैला का और हम सब का रास्ता रोक दिया था। अब यह हकीकत तमाम टेलीपैथी जानने वाले समझ गए थे कि कोई भी किसी के मामूल के दिमाग में उसकी आवाज़ बनाकर पहुंच सकता है। इसके बावजूद मरीना ने वार्नर के दिमाग को सिर्फ अपनी जागीर बना लिया था। मैं मरीना के लहजे में वार्नर के पास आ गया। जजीरा पोटाया में आधी रात गुजर चुकी थी। वार्नर बेचैनी से जाग रहा था। उसकी सोच ने बताया कि पिछली रात हमायला पर दीवानगी तारी थी। वो आधी रात को उसके कमरे में आ गई थी। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने हुस्न शबाब के आगे घुटने टेक दिए थे, जबकि बड़ा ही मुस्तकिल मिजाज था। उसने फैसला किया था कि हमायला को मोहब्बत के नाम पर तबाह नहीं करेगा। अब वो परेशान था कि ऐसा क्यों हो गया। वार्नर ने चुपचाप हमायला के दिमाग में जाकर उसका हाल मालूम किया। वो बिस्तर पर पड़ी हुई तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पिछली रात बाउली क्यों हो गई थी। अपने घर से निकलकर बेख्तियार वार्नर के कमरे में कैसे चली गई थी। उसे अपनी पारसाई अजीज थी। अब वो उसका मातम कर रही थी। असल बात यह थी कि वो बेकाबू क्यों हो गई थी। उसे एक बार भी ख्याल न आया कि वो गुमराही की तरफ जा रही है। ये बात हमायला की समझ में नहीं आ सकती थी, लेकिन मेरी और वार्नर की समझ में आ गई। वो समझ रहा था कि यह जरूर किसी टेलीपैथी जानने वाले की शरारत है। वो ख्याल खानी करने वाला हमायला के दिमाग में आता है और उसके जरिए वार्नर की निगरानी करता है, और उसकी मुस्तकिल निगरानी करने के लिए उसने हमायला को उसके साथ जज्बाती रिश्ते में जकड़ दिया है। वार्नर दुरुस्त सोच रहा था, सिर्फ ये नहीं जानता था कि वो खुद मैरीना का मामूल है। उसकी सोच की लहरों को नहीं महसूस करता है, और मैरीना उसके जरिए हमायला को खुद उसके हाथों बर्बाद कर चुकी है। मैं इस बात का कायल हूं कि मोहब्बत से और आपस की रजामंदी से ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। ये अपने मिजाज की बात होती है। अगर किसी के मिजाज में पारसाई कूट कूट कर भरी हो और उसे जबरन गुनाहगार बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। मरीना के इस अमल का नफ्सियाती तज्जिया ये था कि उसके तहत शऊर में पारस उसके दुश्मन के तौर पर था कि वो मुसलमान की तरफ क्यों झुक गई। दुनिया में सैकड़ों हजारों पारस हैं, लेकिन एक गलती करने के बाद वो किसी दूसरे को हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती थी। उसका मिजाज सिर्फ एक ही मर्द को कबूल करता था, ऐसा मर्द जो मजहब के एतबार से नापसंद था। उसके हवास पर हुकूमत करने वाला पारस शऊरी तौर पर दोस्त और लाशऊरी तौर पर दुश्मन था। मरीना ने हमायला के साथ जो हरकत की थी वो दरअसल पारस से एक इंतकाम था कि मुसलमान लड़की भी ईसाई की आगोश में जा सकती है। अब एक बात साफ थी कि एक तरफ मरीना रूह की गहराइयों से अपने वतन से मोहब्बत करती थी,
दूसरे वतन की पॉलिसियों पर एतराज़ करने वाले के बेटे से भी मोहब्बत जारी थी और कोई शख्स दो मुखालिफ समत जाने वाली कश्तियों में सफ़र नहीं कर सकता था। मरीना दोनों कश्तियों के दरमियान दो तरफ से पकड़कर खुद भी डूबने वाली थी और हमें भी डुबोने वाली थी। मोहब्बत और शराफत हर जगह अच्छे नताइज पैदा नहीं करती। बाज़ जगह मोहब्बत धोखा देती है और शराफत नुकसान पहुंचाती है। हमने शराफत से तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मरीना के हवाले किया था ताकि वो हमारी दोस्ती और नेक नियति की कदर करे, अपनी हुकूमत की उन गलत पॉलिसियों को रफ्ता रफ्ता बदल दे जिनसे छोटे मुल्कों को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन हम इंसानी दिमागों में सफ़र करने वाले भी मरीना के मिजाज और उसकी जहनी रो को न समझ सके। समझने के लिए कभी उसके दिमाग में जाने का मौका नहीं मिला। फिर यह कि इंसान को टेलीपैथी के जरिए नहीं, इल्म नफ्सियात के जरिए ही पहचाना जाता है और मरीना की एक नफ्सियाती कजरवी ने हमें चौंका दिया था। अब महज शराफत से नहीं, ज़रा मक्कारी से भी काम लेना ज़रूरी हो गया था। मैंने पारस को अपने ख्यालात बताए। उसने कहा, पापा, मैं समझ रहा था कि मैंने एहतियातन उससे ज़रा दूरी रखी है, लेकिन वो बेहद चालाक है। हमसे बहुत सी बातें छुपाती है और कुछ अहम बातें छुपाने के लिए वो मुझसे दूर हो गई है। ये मेरी खुशफहमी थी कि मैंने उससे ज़रा फासला रखा है। मैं अचानक ही पारस के दिमाग से निकल गया। मेरी छठी हिस्स ने कहा, हम बेटे बाप के दरमियान वो भी मौजूद है। मैं दोबारा उसके दिमाग में गया तो पारस ने मुझे महसूस नहीं किया। हकीकत समझ में आ गई। मैंने कहा, मरीना, मैंने तुम्हें बेटी बनाकर बहुत कुछ तोहफे के तौर पर दिया, लेकिन तुम जासूसी कर रही हो, चुप रहकर हमारी बातें सुन रही हो। वो कहने लगी, जब बात अपने खिलाफ हो तो हर इंसान छुप कर सुनता है। मैंने कहा, बात तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, तुम्हारे मिजाज के ऐन मुताबिक थी। तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया। क्या इससे इनकार करोगी? मैंने आपके एतमाद को धोखा देने वाला कोई काम नहीं किया। क्या तुमने हमाला की पारसाई को दागदार नहीं किया? हरगिज़ नहीं, यह मुझ पर इल्ज़ाम है। हमाला बहकी नहीं थी, उसके दिमाग में जाकर बहकाया गया है। वो कहने लगी, क्या एक मैं ही बहकाने वाली हूं? कोई और उसके दिमाग में गया होगा। तुम इसी बहाने अपनी वारदात को दूसरों के सर रख रही हो। ये तुम जानती हो या हम लोग जानते हैं कि हमारे तुम्हारे सिवा कोई वार्नर हैक का ठिकाना नहीं जानता है। अगर तुमने ये गुनाह नहीं कराया है तो फिर हमने ही कराया होगा, जबकि हम कभी ऐसा करने के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हमायला की पारसाई बरकरार रखोगी, लेकिन मैंने क़तई कलामी करते हुए कहा, पारस, बात ख़त्म करो। मरीना, तुम जाओ और तन्हाई में ठंडे दिमाग से सोचो कि हमारी दोस्ती और शराफत से गलत फ़ायदा उठाकर तुम कितने खसारे में रहोगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अकल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि कभी ये ना कह सको कि फरात ने बेटी बनाकर सोचने समझने का मौका नहीं दिया था। पारस, मैं जा रहा हूँ। तुम चाहो तो सांस रोक सकते हो या चाहो तो इसे अपनी सांसों में बसाए रख सकते हो। मैं उसके दिमाग से चला गया। पारस ने चंद सेकंड्स के बाद कहा, मरीना, मेरे पापा हमेशा कहते ही मेरे दिमाग से चले जाते हैं। अभी सिर्फ तुम हो। हाँ, मैं हूं। कुछ कहने के लिए रह गया है तो कह दो, उसके बाद हमेशा के लिए चली जाना। क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी देर के लिए थी? मोहब्बत की गाड़ी एतमाद के पेट्रोल से चलती है। खुदा ने तुम्हें थोड़ी सी जहानत तो दे दी, लेकिन पेट्रोल नहीं दिया। तुम गलत ना समझो, मैं हमायला की गुमराही की जिम्मेदार नहीं हूं। अपनी सफाई पेश ना करो। मेरे पापा के तजुर्बात के सामने अभी तुम बच्ची हो। वो अपने तजुर्बात और तज्जिये से जो देख लेते हैं, जो समझ लेते हैं, वो कभी झूठ नहीं होता। हमारे दरमियान पापा को ना लाओ। मैं पापा को अपने दिमाग में बुलाने वाला हूं, इसलिए तुम यहां से भाग जाओ। उसने सांस रोकी, वो दिमाग से निकल गई। पारस ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उसे सोच की लहर महसूस हुई। वो कहने लगा, मैं जानता था तुम फिर छुपकर बाप बेटे की गुफ्तगू सुनने आओगी। मैंने तुम्हारी चाल समझने के लिए पापा को अभी बुलाने वाली बात गलत कही थी। तुम फिर गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें प्यार से मनाने आई हूं। मैंने पापा से गुफ्तगू का जो वक्त मुकर्रर किया था, उसी वक्त प्यार से मनाने आई हो। मेरी नादान महबूबा, तुमने अपने हाथों से जनरल के सामने अपनी कब्र खोद ली है। तुम्हें अपनी नादानी का एहसास जल्दी होगा। देखो, सांस ना रोकना। तुम साथ छोड़ोगे तो मैं तन्हा रह जाऊंगी। उसने सांस रोक ली। मरीना अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। गुस्से से सोचने लगी, वो अय्याश है, मुझसे दिल भर गया है, इसलिए पीछा छुड़ा रहा है। वो उठकर टहलने लगी। ये बात परेशान कर रही थी कि हम सब ने साथ छोड़ दिया तो वो जनरल के मुकाबले में बिल्कुल तन्हा रह जाएगी।
उसके मिजाज और ख्याल के मुताबिक हमायला का मामला मामूली सा था, लेकिन पारस और उसके बाप ने बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। ये खामखा ताल्लुकात बिगाड़ने वाली बात थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, परेशानी भी थी और चुनचुलाहट भी। ऐसे वक्त वो योगा की मशक़ें किया करती थी ताकि मूड नॉर्मल रहे और सहूलत से सोचने समझने की सलाहियतें बहाल हो जाएं। उसने योगा के एक आसन पर अमल किया, फिर सांस रोक ली। उसी वक्त जूडी नॉर्मन ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो कोड वर्ड्स के दौरान सांस ले रही थी, फिर कहने लगी, मैं आ रही हूं। वो फर्श पर सीधी पलथी मारकर बैठ गई। फिर जूडी नॉर्मन के दिमाग में आकर कहने लगी, क्या बात है? वो कहने लगा, खतरा है, आप जहां हैं वहां से फौरन चली जाएं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जवानों ने आपकी रिहाइशगाह से टेलीफोन कॉलें डिटेक्ट की हैं। वो कहने लगी, मैंने अपनी रिहाइशगाह में एक बेकार सा टेलीफोन रखा हुआ है जिससे ना कॉल की जा सकती है ना रिसीव की जा सकती है। वैसे एक रिहाइशगाह है जहां से कोई मुझे कॉल कर सकता है। बहरहाल बर वक्त इत्तला देने का शुक्रिया। वो उससे रब्ता ख़त्म करके पारस के पास आ गई। उसने पूछा, फिर क्यों आई हो? तुम्हें ख़तरे से आगाह करने आई हूं। तुम्हारे बंगले का टेलीफोन डिटेक्ट किया गया है। तुम किसी वक्त भी हिरासत में लिए जा सकते हो। पारस ने पूछा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? बातों में वक्त ज़ाया ना करो, वहां से भागो। तुमने इत्तला देने में देर कर दी। तुम 4 दिन पहले मुझे छोड़कर गई थी। मैंने तुम्हारे जाते ही वो बंगला छोड़ दिया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। उसने सांस रोक ली। मैरीना ने मिक्की मैथ्यू के दिमाग में आकर पूछा, क्या तुम और तुम्हारे आदमी पारस की रिहाइशगाह की निगरानी कर रहे हैं? जी हां, मुसलसल निगरानी हो रही है। क्या खाक हो रही है। पारस धोखा दे गया है। वो मेरे वहां से निकलते ही खुद भी निकल गया था और तुम सब समझ रहे थे कि वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। वो गुस्से में फिर अपनी जगह हाजिर हो गई। जनरल और उसकी फौज पहले ही मुकाबले के लिए कम ना थी। ऐसे में पारस की चालाकी और मेरी अलहदगी उसके लिए मुसीबत बन गई थी। अब वो सारा इल्ज़ाम पारस पर डाल रही थी कि वो अय्याश है, उसका दिल भर गया है, इसलिए अलहदगी इख्तियार कर रहा है। औरत खा कितनी ही सहीन और मोहब्बत करने वाली हो, वो गुस्से में अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, हर इल्ज़ाम अपने मर्द पर रखती है। वो फिर योगा के एक आसन में सांस रोक कर लेट गई। 10 मिनट तक दम साधे लेटी रही, फिर सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद योगा का दूसरा आसन इख्तियार करके फिर सांस रोक लिया। उसने 2-4 बार ऐसा किया। इस दौरान गुस्सा खत्म होता रहा, दिमाग से परेशानी दूर होती रही और सुकून हासिल होता रहा। आखिर वो लॉन में आकर बैठ गई। उसने सुकून और गैर जानिबदारी से सोचा, मैंने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमायला को वार्नर की तन्हाई में पहुंचाया। ये मेरे लिए कोई बड़ी अहम बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो बात मामूली सी होती है वो दूसरों के लिए बहुत अहम होती है। मैंने पारस से हमायला के पास ना जाने का वादा किया और वहां जाकर उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई। अब वो और उसके पापा किसी मामले पर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। वो उठकर टहलने लगी, फिर सोचने लगी, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई है और इस एतमाद पर हुई कि दिलो जान से चाहने वाला मर्द अपनी औरत की गलतियां माफ कर दिया करता है, लेकिन मेरे मर्द के सर पर तो उसका बाप सवार रहता है। ऐसा ना होता तो पारस मेरी कुर्बत की आंच मिलते ही मुझे माफ कर देता। अब मुझे सोचना चाहिए कि दोबारा पारस और उसके बाप का एतमाद कैसे हासिल कर सकती हूँ। मेरे सामने जनरल एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। उस पहाड़ को काटने के लिए मुझे पारस और फरहाद अली तैमूर की जरूरत है। सुकून से सोचा जाए तो मसले का हल निकल आता है। ऐसे वक्त सोनिया याद आई। उसने फौरन ही ख्यालखानी की परवाज की। उसके दिमाग में पहुंचकर कहने लगी, मैं हूं मेरीना। सोनिया ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो मेरीना? मम्मा, बहुत प्रॉब्लम में हूं। पापा और पारस मुझसे नाराज हैं। अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो मैं दुश्मनों के मुकाबले में कमजोर हो जाऊंगी। मैं आपका सहारा लेने आई हूं। आखिर बात क्या है? पापा आपके साथ हैं? क्या उन्होंने कुछ नहीं बताया? वो बड़ी देर से ख्यालखानी में मसरूफ हैं। तुम बताओ। वो हमायला और वार्नर के मुतालिक बताने लगी। तमाम बातें सुनने के बाद सोनिया ने कहा, तुमने जो गलती की है उसकी तलाफी हो सकती है। हमायला और वार्नर की शादी हो जाएगी तो उनके ताल्लुकात जायज़ हो जाएंगे। यह कोई बड़ा मसला नहीं है। वो खुश होकर कहने लगी, ओ मम्मा, आप वाकई अजीम हैं। लेकिन पारस कहता है कि मैंने उसके एतमाद को धोखा दिया है। प्यार करने वाली औरत धोखा नहीं देती, बल्कि उस भरोसे पर जानबूझकर गलतियां करती है कि वो हमारा मर्द है, हमें वो मुआफ नहीं करेगा तो क्या दुनिया करेगी। दरअसल औरत इस अंदाज से भी अपने मर्द की मोहब्बत को आजमाती है। बेशक तुमने गलती की, लेकिन साथ ही पारस की मोहब्बत को आजमा रही हो। ओ मम्मा,
आई लव यू। तुम्हारी परेशानी क्या है? पारस नाराज है। अगर मैं उसे मनाऊंगी तो ये साबित होगा कि माँ की मोहब्बत में वो मान गया है, यानी तुम्हारी अहमियत नहीं है। तुम अपनी अहमियत क्यों कम करती हो? खुद उसे मनाओ। ना माने तो तुम्हारी मोहब्बत में कमी रह गई होगी। अपनी कमी और खामी को समझो। मोहब्बत की जंग में औरत हमेशा फतह के झंडे गाड़ती जाती है। उसके सामने मर्द अपने हवास में नहीं रहता। तुम कैसी औरत हो? ओह सॉरी मम्मा, मैं भूल गई थी कि ये मेरा जाती मसला है। पारस को मैं खुद ही राजी करूंगी। लेकिन पापा भी सख्त नाराज हैं। तुम्हारे पापा मेरे मियाँ हैं। तुम अपने मियाँ को मनाओ। मैं अपने मियाँ को मनाती हूं। तुम इन मियाओं को नहीं जानती। जरा सर सहलाओ तो म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। मेरीना हंसने लगी, खूब दिल खोलकर हंसने लगी। सोनिया ने उसके सर पर से बहुत बड़ा पहाड़ हटा दिया था। वो कहने लगी, मेरीना, तुमने अभी तक आपस के मसले पर गुफ्तगू की है। ये घर की बातें हैं, अभी घर में ही रहने दो। पारस को बाद में भी राजी कर सकती हो। पहले ये मालूम करो कि जनरल ने ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स को रिहा क्यों नहीं किया। वो कहने लगी, साफ जाहिर है वो मुझ तक या मेरे टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचना चाहता था। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो उन पांचों को फिर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार चुका है। उन्हें मशीन या तनवीमी अमल के जरिए अपना वफादार बना चुका है। हत्ता कि उन पांचों खतरनाक शिकारियों को तुम्हारी तलाश में रवाना कर चुका है। मम्मा, आप कोई मशवरा दें? सीधी सी बात है, किसी तरह भी जनरल के करीब रहा करो। ये मालूम करो उसकी मसरूफियात क्या है। वो तमाम मसाइल तन्हा हल नहीं कर सकता। उसके दो चार मुशीर होंगे। पता करो वो मुशीर कौन है और वो किन लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है। मैं यही कोशिश कर रही हूं। अब मैं ज्यादा तवज्जो फौज के ऐसे आला अफसरान पर दूंगी जो रिटायर्ड होकर गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके हैं। जनरल ऐसे ही अफराद को अपना मुशीर और रास्तार बनाता होगा। वो चली गई। मैं सोनिया के सामने था और उसके दिमाग में खामोशी से मेरीना की बातें सुन रहा था। जब वो चली गई तो मैंने सोनिया के करीब आकर कहा, भूख लग रही है? वो उठकर किचन में चली गई। मैं आराम से बिस्तर पर लेटकर जनरल तक पहुंचने के मुतालिक सोचने लगा। मेरीना वाकई ज़हीन थी। उसने बड़ी जहानत से सोचा था कि जनरल अपनी फौज के रिटायर्ड अफसरों की खिदमत हासिल करता होगा। मुलाजमत से सबकदोश होने वाले वफादार अफसरों में से चंद को मुशीर बनाया होगा और चंद एक को जासूसी के फ़राइज़ सौंप दिए होंगे। मेरीना ने पारस को यह बताया था कि सुपर मास्टर के एक घरेलू मुलाजिम के दिमाग में जाया करती है। मैंने सोचा वो इतनी सीधी तो नहीं है कि उस मुलाजिम के दिमाग में रहकर सिर्फ सुपर मास्टर से गुफ्तगू करती होगी, जबकि उसे सुपर मास्टर पर पूरा भरोसा नहीं था। यह शुबा था कि वो भी जनरल का हिमायती है। इन हालात के पेश नज़र मरीना ने हकीकत मालूम करने के लिए सुपर मास्टर के अंदर पहुंचने की कोशिश की होगी और इसके लिए उस पर तनवीमी अमल ज़रूर किया होगा। ये बात मैं अभी मालूम कर सकता था। मैंने सुपर मास्टर की आवाज़ और लहजे को याद किया। फिर मेरीना की सोच की लहरों के मुताबिक उसके दिमाग में पहुंचा तो वो हसास दिमाग रखने वाला मुझे महसूस न कर सका। मैं बड़ी खामोशी से अहम मालूमात हासिल करने लगा। सुपर मास्टर की हैसियत से मुल्क के दाखिली और खारजी मामलात से उसका गहरा ताल्लुक था। वो बड़ी अहम मालूमात फराहम कर रहा था। मैंने हालिया रिटायर्ड होने वाले फौजी अफसरों के नाम, पते और फ़ोन नंबर मालूम किए। उन्हें एक कागज़ पर नोट करता रहा। फ़ौज के मामलात में वो ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकता था। उसे जो कुछ मालूम था वो मैंने मालूम कर लिया। फिर मैंने पारस से रब्ता किया। उसे पूछा, क्या मेरीना आई थी? आपके जाने के बाद एक बार आई थी। मैंने उसे लौटा दिया था। आइंदा ऐसा ना करना। तुम्हारी मम्मा ने उसकी पहली गलती मुआफ़ की है। तुम रफ्ता रफ्ता उससे राज़ी हो जाओ। 7 अदद फ़ोन नंबर नोट करो। ये रिटायर्ड फ़ौजियों के नंबर हैं। मैंने तमाम नंबर नोट कराए। फिर कहा, पहले एक को फ़ोन करो। मैं तुम्हारे ज़रिए उसकी आवाज़ सुनकर जाऊँगा। जब वापस आऊँ तो दूसरा नंबर डायल करना। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने उसके ज़रिए एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर की आवाज़ सुनी। फिर उसके दिमाग में पहुँच गया। जल्द ही मालूम हो गया कि वो हमारे मतलब का आदमी नहीं है। मैंने पारस के पास आकर दूसरे की आवाज़ सुनी, फिर तीसरे की आवाज़। इसके बाद चौथे पांचवे के दिमागों से भी वो गैर मुतल्लिक़ा अफराद साबित हुए। पारस ने कहा, सुपर मास्टर का ताल्लुक फ़ौज से बराए नाम है। वो रिटायर होने वाले अहम अफसरान के मुताल्लिक नहीं जानता है। यही बात है। बहरहाल 2 रह गए हैं, उन्हें भी फ़ोन करो। उसने छठे अफसर को फ़ोन किया। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, ख्यालखानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंचा, लेकिन उसने सांस रोक ली। मैंने वापस आकर कहा, बेटे ये काम का आदमी है।
फौरन इसके पते पर रवाना हो जाओ, इसकी निगरानी करो। ये मुझे दिमाग में आने से रोक रहा है। पापा, एक फ़ोन नंबर और रह गया है, उसे छोड़ दो। तुम फौरन जाओ, वरना वो रिटायर्ड अफसर खतरा महसूस करते ही रिहाइशगाह बदलने वाला होगा। मैंने पारस को छोड़कर लैला को मुखातिब किया। वो पेरिस जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उसके अंदर आते ही उसे प्यार किया। वो खुश होकर कहने लगी, आप कैसे हैं? सिस्टर कैसी हैं? हम खैरियत से हैं। ज़रा एक फ़ोन नंबर डायल करो और बोलने वाले के दिमाग में पहुंचो। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। फिर हम दोनों 7वें अफसर के दिमाग में पहुंचे। उसने भी सांस रोक ली। मैंने कहा, लैला जिस हाल में भी हो घर से निकलो। मैं उसकी रिहाइशगाह का पता बता रहा हूं। वहां पहुंचने में देर करोगी तो वो अपनी जगह बदल देगा। वो एक अपार्टमेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठी। मैंने उसे 7वें अफसर का पता बताया। वो ड्राइव करती हुई कहने लगी, आप सिस्टर के पास जाएं, मैं आकर रिपोर्ट दे दूंगी। मैं तुम्हारे पास आया हूं। सोनिया के पास जाने का मशवरा ना दो, या साफ अल्फाज में कह दो कि मेरी मौजूदगी तुम पर एक बोझ है। आप कैसी बातें करते हैं? आपके आते ही मैं किस तरह खुशी से खिल जाती हूं, यह आप मेरे अंदर रहकर समझ सकते हैं। तो फिर जाने को क्यों कहती हो? कम से कम 6 माह तक आपके जुमला हुकूक सिस्टर के लिए महफूज हैं। आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारे पास ना आऊं। भाई, मुलाकात भी हो रही है और काम भी हो रहा है। ठीक है, काम होते ही आप चले जाएंगे। जाऊंगा, फिर किसी काम के बहाने वापस आ जाऊंगा। वो हंसने लगी। गुफ्तगू के दौरान वो एयरपोर्ट पहुंची थी। वहां एक डोमेस्टिक फ्लाइट एटलांटा से मैनहट्टन जा रही थी। वो 7वां अफसर मैनहट्टन में था। लैला उसी फ्लाइट से चल पड़ी। मैंने किंग फर्नांडो की एक सेक्रेटरी से कह दिया कि लैला आ रही है, उसकी रहाइश का इंतजाम कर दिया जाए। फिर मैंने पारस को मुखातिब किया। वो कहने लगा, मैं 6ठे अफसर जॉन लमोटा की रिहाइशगाह के करीब हूं। मैंने उस बंगले के अंदर से बाहर आने वालों को और बाहर से अंदर जाने वालों को देखा है। वो सब निगरू हैं। जॉन लमोटा भी नस्लन हबशी होगा। क्या वो घर में मौजूद है? मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन एक अंदाजा कर सकता हूं, वो अंदर मौजूद है। तुमने कैसे अंदाजा किया? आपने उसके दिमाग में जाने की कोशिश की। उसने सांस रोक ली। उसे खतरे का एहसास होना चाहिए था, लेकिन वो खतरा महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि औरतें और बच्चे बाहर आते जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि खतरात के वक्त कोई चारदीवारी से बाहर नहीं निकलता है। तुम्हारी ये दलील काबिल कबूल है, लेकिन यह हैरानी की बात है कि उसे ख्याल खानी करने वाले को महसूस करके खतरे का एहसास क्यों नहीं है। क्या घर की चारदीवारी में ऐसे इंतजामात हैं कि वो मुसीबत के वक्त आसानी से छुप सकता है, या किसी चोर रास्ते से फरार हो सकता है? यही बात हो सकती है। अभी मैं देख रहा हूं, एक लड़की बाहर आई है और एक सुर्ख रंग की स्पोर्टिंग कार में बैठ रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है, जॉन लमूडा चारा डाल रहा है? उस लड़की को इसलिए भेज रहा है कि हम उसका ताक़ुब करें, उसे ट्रैप करें। इस तरह जॉन लमूडा को यकीन हो जाएगा कि हम उसकी ताक में हैं। एग्जैक्टली पापा, यही चाल है। इससे पहले एक 12 बरस का लड़का साइकिल पर सवार होकर कहीं गया है। उस लड़के से पहले खातून कार में गई थीं। अब ये नौजवान लड़की जा रही है। वो दूरबीन के जरिए उसे देख रहा था। उसका चेहरा और कार का नंबर याद कर चुका था। मैंने कहा, जॉन लमूडा की ख्वाहिश पूरी करो, उस लड़की के पीछे चल पड़ो। पापा, सोच लें। क्या सोच लूं? आप एक मासूम बच्चे को जवान लड़की के पीछे लगा रहे हैं। मेरे मासूम शैतान, वक्त ज़ाया ना करो, मैं अभी आऊँगा। मैं लैला के पास आ गया। अभी उसका सफ़र जारी था। वैसे वो मैनहट्टन पहुंचने ही वाली थी। मैंने कहा, एक नौजवान लड़की को ट्रैप करो और उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे लैला बना दो। दुश्मनों को यकीन दिलाओ कि तुम उनके हाथ लग गई हो। यहाँ तैयारे में एक नीम पागल सी लड़की है। मैं उस लड़की में दिलचस्पी ले रही थी, उसके दिमाग को पढ़ रही थी। बेचारी नफ्सियाती मरीजा है। उसे यके बाद दीगरे 2 नौजवानों ने प्यार का फरेब दिया। उसके एक अंकल ने उसकी एक फैक्ट्री पर कब्जा जमा लिया। वो जहनी इंतशार में मुब्तला होकर हंसती गाती रहती है। जिंदगी को एक मजाक समझकर गुजार रही है। मैं सोच रही थी कि उसके काम आऊं। मैंने कहा, अच्छा मौका है, यह हमारे काम आएगी। हम उसके काम आएंगे। तुम उसके शनाख्ती कागजात और पासपोर्ट वगैरह के मुताल्लिक मालूमात करो। मैं पारस के पास आ गया। वो कॉकटेल क्लब के करीब अपनी कार में बैठा था। उसने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि मैरीना मौजूद थी। वो उससे कह रही थी, मुझसे एक मुलाकात करो, मुझे कुछ कहने सुनने का मौका दो। खुदा अपने बंदों की गलतियां मुआफ़ करता है। क्या तुम बंदे होकर अपनी बेदाम बंदी की गलती मुआफ़ नहीं करोगे? मुआफ़ नहीं करोगे तब भी मुलाकात ज़रूरी है। पारस ने पूछा,
क्यों ज़रूरी है? मैं अपनी बर्बादी या आबादी का आखिरी फैसला करूंगी। तुमने साथ दिया तो तुम्हारे साथ आबाद रहा करूंगी। तुमने साथ छोड़ा तो जनरल के आगे हथियार डाल दूंगी। फिर मैं नहीं जानती मेरा कितना बुरा अंजाम होगा। ठीक है, होटल डेलला में एक कमरा लो। मैं वहां किसी वक्त भी आ जाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? कार में किस जगह बैठे हो? बीवियों की तरह सवालात ना करो। जाओ। उसने सांस रोक ली। मेरीना के साथ मैं भी बाहर निकल आया। मुझे यकीन था वो पारस के रवैये की शिकायत करने आएगी, इसलिए मैं फौरन बेटे के पास नहीं गया। मेरा यकीन दुरुस्त था। वो दूसरी बार आकर कहने लगी, मुझे इस अंदाज में ना भगाओ, मेरी तौहीन ना करो। क्या मुझसे दिल भर गया है? तुम कुछ भी समझ लो। मैं मोहब्बत से मोम होता हूं और नफरत से फौलाद बन जाता हूं। अभी तुमसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए गेट आउट। उसने फिर सांस रोकी। वो बाहर चली गई। फिर अंदर आकर कहने लगी, 1000 बार भगाओ 1000 बार आऊंगी। तुम्हारे जैसा हरजाई प्यार को क्या समझेगा? देखो, सांस रोकने से पहले सुन लो। मैं होटल का कमरा बुक करा रही हूं। जब तक नहीं आओगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरी भी बात सुन लो। 2 घंटे से पहले रब्ता ना करना, मैं मसरूफ रहूंगा। अभी तो तुम अपनी मसरूफियत नहीं बताओगे, माश के पुतले की तरह अकड़े हुए हो। 2 घंटे बाद तुमसे पूछूंगी। वो चली गई। मैंने कहा, बेटे, मैंने तुम दोनों की तमाम बातें नहीं सुनी। बार बार आता रहा जाता रहा। उसके जाने के बाद अब मुखातिब कर रहा हूं। क्या उससे कहीं मुलाकात करोगे? जी हाँ। आप होटल डिलाला में बाबा साहिब के इदारे के जासूस वगैरह पहुंचा दें। आंटी सुल्ताना और अंकल सलमान वगैरह को हिदायत दें कि वो होटल के किचन से कमरे तक फ़राइज़ अदा करने वाले मुलाजमीन के दिमागों में जगह बनाएं। मैं समझ गया बेटे, हम मेरीना पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मैं अभी आता हूँ। पारस और मेरीना शिकागो में थे। उस शहर में बाबा साहिब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने जासूस थे, उनसे मैंने रब्ता किया। उन्हें तफसील से बताया कि मेरीना और पारस होटल डेलाइला के एक कमरे में मुलाकात करने वाले हैं। वहाँ सबको मोहतात और मुस्तैद रहना है और ऐसे इंतजामात करने हैं कि किसी बुरे वक्त में पारस पर आँच ना आए और वो साफ बचकर निकल जाए। फिर मैंने सुल्ताना और सलमान से कहा, पारस के पास जाओ। वो तुम्हें फ़ोन के ज़रिए डेलाला के मैनेजर वगैरह की आवाज़ें सुनाएगा। तुम दोनों वहाँ के तमाम स्टाफ के दिमागों में आते जाते रहो। वो दोनों पारस के पास चले गए। मैं लैला के पास आ गया। वो नीम पागल लड़की के मुताल्लिक बताने लगी। उसका नाम शीना जॉर्जिया है। इटली से आई है। बिल्कुल तन्हा है। चाहती है किसी चाहने वाले का सहारा मिल जाए तो अमेरिका में रिहाइश इख्तियार कर लेगी। मैंने कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि किसी चाहने वाले का सहारा मिले। हम उसे ऐसा मजबूत सहारा देंगे कि वो किसी चाहने वाले की मोहताज नहीं रहेगी। क्या वो तुम्हारी तरह हसीन और भरे हुए बदन की मालिका है? लैला आखिरकार औरत थी। अपनी तारीफ से खुश होकर कहने लगी, जी हाँ, वो मेरी तरह है, लेकिन उसे तनवीमी अमल के ज़रिए काबू में रखना होगा, वरना वो पारे की तरह मचलती है। कभी इधर कभी उधर थरकती रही तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसे तुम अपनी मामूला बना सकती हो। फिलहाल उसे जाने दो और 7वें अफसर की रिहाइशगाह की तरफ चलो। वो मैनहट्टन पहुंच गई थी और अब एक रेंटल कार ड्राइव करती जा रही थी। 7वें अफसर का नाम जॉफरी वॉल्टन था। उसकी कोठी के लॉन में अच्छी खासी रौनक थी। कोई दर्जन भर औरतें और मर्द पी रहे थे और हंस बोल रहे थे। मैं जॉफरी वॉल्टन के दिमाग में गया था। उसने सांस रोक ली थी, लेकिन उसे भी पेश आने वाले खतरे की परवाह नहीं थी। लैला ने वहां से कार में गुजरते हुए कहा, यहां तो रंगीन रात गुजारी जा रही है। वो आगे जाकर रुक गई। दूरबीन से उस कोठी की तरफ देखने लगी। वहां कभी कुछ लोग गाड़ियों में आते थे और कुछ अफराद गाड़ियों में कहीं बाहर जाते थे। मैंने कहा, पारस ऐसे ही एक रिटायर्ड अफसर की निगरानी कर रहा है। वहां भी यही सिलसिला है। जवान लड़कियां और लड़के कारों में आते जाते हैं। उनका मकसद है कि निगरानी करने वाला कोई है तो उनका ताक़ुब करे, उन्हें ट्रैप करे। इस तरह यह साबित हो जाएगा कि हम उन अफसरान को ट्रैप करने आए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ तुम्हारी रिहाइशगाह का इंतज़ाम है। तुम वहाँ रहकर शीना जॉर्जिया के ज़हनी इंतशार का इलाज करो और तनवीमी अमल के ज़रिए उसे मामूला बनाओ। उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा थी। मैं उसे नई रिहाइशगाह का पता बताकर पारस के पास आ गया। वो कॉकटेल क्लब के अंदर पहुंचा हुआ था। वहाँ गोरे और काले थे। बेशतर इलाकों में नस्ली तासुब था। गोरे तमाम निगरों से नफरत करते थे। गोरों के कई क्लबों में कालों का दाखला ममनू था और कालों की बस्तियों में गोरे आकर जिंदा वापस नहीं जाते थे। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे।
पारस जिस क्लब में गया था वहां गोरी और काली हसीनाएं थीं। मर्द भी हर रंग, हर नस्ल और हर इलाके से आते थे। कॉकटेल का मतलब है हर तरह की मजा देने वाली शराबों को एक बड़े प्याले में मिलाया जाए और उसे एक कर दिया जाए। इस क्लब में हर कौम और हर नस्ल के लोग आते थे, इसलिए इसका नाम कॉकटेल क्लब रखा गया था। पारस ने मुझसे कहा, मुझे आधे घंटे बाद मेरीना से मुलाकात करना है। मैं उस नीग्रू लड़की की निगरानी नहीं कर सकूंगा, इसलिए तरीक़ाकार बदल दिया है। अब क्या कर रहे हो? मैंने अंकल सलमान से कहा है कि वो यहाँ ऐसी किसी लड़की को ट्रैप करें जिसे जो बनाकर उस नीग्रू लड़की से दोस्ती कराई जा सके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाप बेटे का दिमाग एक तरह सोचता और एक तरह अमल करता है। मैं 7वें अफसर जॉफरी वॉल्टन के साथ भी यही करने वाला हूँ। वहाँ एक डमी लैला हमारी आलायकार रहेगी। सलमान ने पारस के दिमाग में आकर कहा, उस नीग्रू लड़की का नाम कौनुवाना है। वो जॉन लंबूडा की बेटी है। मुझे शुबा है कि उसके दिमाग के अंदर कोई पहले से मौजूद है और उसकी ही सोच में उसे गाइड कर रहा है। मैंने कहा, सलमान, मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ, मुझे उस नीग्रू लड़की के पास पहुंचाओ। मैं सलमान के पास आ गया और फिर उसके जरिए कौनुवाना के दिमाग में पहुंच गया। वो डांस फ्लोर पर थी और एक गोरी नस्ल के नौजवान के साथ रक्स कर रही थी, सोच रही थी। बाज़ औक़ात मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने मिजाज के खिलाफ हरकतें करने लगती हूँ। थोड़ी देर पहले अपने बेडरूम में एक दिलचस्प नॉवल पढ़ रही थी, फिर अचानक ही घर से बाहर जाने के लिए दिल मचलने लगा। मैं नॉवल छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ छोड़कर यहाँ चली आई। तमाम रास्ते अक़ब-नुमा आईने में यूं देखती रही जैसे कोई पीछा कर रहा हो, जबकि पीछा करने वाले से डर नहीं लगता। खुशी होती है कि मेरी अहमियत समझकर कोई मेरे पीछे पड़ा है। वाकई उसके ख्यालात से साफ जाहिर था कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ घर से निकली है। किसी ख्याल खानी करने वाले ने ऐसा किया है ताकि हम में से किसी ताक़ुब करने वाले को देख सके। मैं उसके दिमाग में बड़े सब्र से इंतज़ार कर रहा था। उस ख्याल खानी करने वाले को फिर कानूवाना के दिमाग में आना चाहिए था और वो नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि वो यकीन कर चुका है कि किसी ने कानूवाना का ताक़ुब नहीं किया है। अगर कोई ताक़ुब करने वाला उसकी नज़रों में आता तो वो लड़की के दिमाग को आज़ाद छोड़ कर न जाता। कानूवाना से पहले भी जान लंबूडा के बंगले से खातून निकली थी और एक 12 साल का लड़का साइकिल पर कहीं गया था। हो सकता है कि वो ख्याल खानी करने वाला उनके भी दिमागों में गया हो। वहाँ भी उसे हमारा सुराग नहीं मिलेगा। चूँकि हम भी ख्याल खानी के ज़रिए ऐसा करते हैं, इसलिए हमारा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो फिर कानूवाना के दिमाग में आ गया। उस लड़की की सोच फौरन बदल गई। वो सोचने लगी, मैं हंस रही हूँ, एक जवान के बाजुओं में रक्स कर रही हूँ और खामखा सोच रही हूँ कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ है। नॉवेल तो मैं आधी रात के बाद भी वापस जाकर पढ़ सकती हूँ। दरअसल मैं खुद ही नॉर्मल नहीं हूँ, उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हूँ। वो जिस नौजवान के साथ रक्स कर रही थी, मैं उसके दिमाग में गया, क्योंकि ख्याल खानी करने वाला उस नौजवान पर दुश्मन होने का शुबा कर रहा होगा। नौजवान के चोर ख्यालात ने बताया कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। जवान लड़कियों से दोस्ती करता है, उन पर फराग दिली से रकमें खर्च करता है और ज़िंदगी को हंसते खेलते गुजारता जा रहा है। उस ख्याल खानी करने वाले को मायूसी हुई होगी। मेरा बेटा उसकी नज़रों में नहीं आया था और कानोवाना के करीब आने वाला जवान दुश्मनों में से नहीं था। मैंने सलमान से कहा, किसी लड़की को इत्मीनान से ट्रैप करके उसे तनवीमी अमल के ज़रिए जो बनाओ। दुश्मनों को यकीन हो गया है कि हम जॉन लंबूडा की ताक में नहीं हैं। हम डमी जो को इत्मीनान से इस्तेमाल करेंगे। मैं लैला के पास आ गया। वो ख्याल खानी के ज़रिए शीना जॉर्जिया के दिमाग में पहुंची हुई थी। शीना एक होटल के कमरे में ख्याल खानी की लोरियां सुनकर सो गई थी। अब लैला उस पर अमल कर रही थी। जब वो ट्रांस में आ गई तो उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो सहरज़दा लहजे में बोली, मेरा नाम शीना जॉर्जिया है। लैला ने हुक्म दिया, तुम्हारा नाम शीना नहीं लैला है। वो कहने लगी, मेरा नाम शीना नहीं लैला है। तुम्हारा फर्जी नाम शीना जॉर्जिया है और तुम फर्जी नाम इख्तियार करके जनरल के ख़ास आदमियों को ट्रैप करने आई हो। शीना ने हुक्म की तामील करते हुए यही बातें दोहराई। लैला ने पूछा, तुम जहनी मरीज़ा क्यों हो? अपने अंदर छुपी हुई तमाम बातें ज़बान पर लाओ। वो कहने लगी, मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, लेकिन अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ नहीं करती हूँ। किसी के मज़ालिम याद करके रोना आता है तो मैं हंसने गाने और नाचने लगती हूँ। इस तरह मेरे आंसू और एक लड़की की कमज़ोरी छुप जाती है। क्या खुद को नीम पागल जाहिर करके अच्छा लगता है? सिर्फ नीम पागल नहीं, मुकम्मल तौर पर पागल हो जाना चाहती हूँ, ताकि दीवानगी में दुनिया के दुख भूल जाऊँ।
और एक दिन इसी तरह बेखबरी के आलम में मर जाऊं। तुम आइंदा होशमंदों की जिंदगी गुजारोगी, मैं आइंदा होशमंदों की जिंदगी गुजारूंगी। तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओगी और लैला के नाम से नई जिंदगी गुजारोगी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के मुताबिक फर्जी शीना जॉर्जिया कहलाओगी। उसने लैला के अहकामात को जबान से दोहरा कर वादा किया वो आइंदा यही करेगी। उसके दिमाग में ये बातें नक्श कराई गईं कि वो फराद अली तैमूर की शरीक हयात है। इस ताल्लुक से तमाम रिश्तेदारों के नाम भी उसे याद कराए गए। उसके अंदर नई जिंदगी गुजारने और ख़तरात से खेलने का हौसला पैदा किया गया। फिर लैला ने उसे तनवीमी नींद सुला दिया। दिमागी तौर पर अपनी जगह वापस आ गई। उधर पारस होटल डिलाइला में पहुंच गया था। मैं उसके दिमाग में नहीं जा सकता था। बाद में पता चला कि मेरीना से क्या बातें हुई। वो होटल के कमरे में इंतजार कर रही थी। पारस को देखकर कहने लगी, पहले ये बताओ तुम असली हो ना? नहीं, पारस की डमी हूं, तुम्हें धोखा देने आया हूं। उसने ख्यालखानी की परवास की। पारस के दिमाग में पहुंची। फिर कहने लगी, मैं मेरीना हूं। वो चुपचाप खड़ा रहा। मेरीना उसके जरिए होटल का कमरा खुद की मौजूदगी देखकर मुतमईन हो गई। फिर मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे आने पर तुमने सांस क्यों नहीं रोकी? तुम्हारे दिमाग में शको शुबहात के जो कीड़े कुलबुला रहे थे उन्हें दूर करने के लिए खामोशी जरूरी थी। क्या यकीन हो गया कि तुम्हारे जिस्म से खेलने और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए मेरी कोई डमी नहीं आई है? जिस तरह तुमने हमायला की इज्जत को सस्ता कर दिया उसी तरह मैं अभी तुम्हारी इज्जत को 2 कौड़ी की बना सकता था। वो करीब आई, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम मुझे किसी दूसरे की तन्हाई में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मुझे तुम दिल की गहराइयों से चाहते हो। मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ और जिसे गलती का एहसास हो जाए उसे मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। पारस ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मुझसे क्या सुनना चाहती हो? ऐसे वक्त सरगोशी अच्छी लगती है, कुछ भी बोलो। कुछ बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ समझने से बोलने का लुत्फ आता है। क्या मैं नादान हूं? समझती नहीं हूं? दानाई का फौरन पता चल जाता है, नादानी का पता चलते चलते देर हो जाया करती है। जैसे बहुत देर बाद पता चला कि तुम्हारी जैसी दाना लड़की भी नादान बन जाया करती है। तुम फिर वही बात छेड़ रहे हो। मैं हमायला की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। वो तुम्हारे चारों तरफ ऐसा मजबूत जाल बिछा रहा है जिसमें फंसने के बाद सोचने और पछताने का मौका नहीं मिलेगा। क्या तुमने जनरल को रास्ते से हटाने के लिए कुछ किया है? कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन प्यार के वक्त प्यार की बातें करो। प्यार के वक्त बातें नहीं होती, सिर्फ अदाएं होती हैं और अदाओं का ताबड़तोड़ जवाब होता है। क्या तुम्हें जवाब मिल रहा है? वो मुस्कुराने लगी। उसके बाद कुछ बोल ना सकी। पारस उसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ता था। वो गुब्बारे की तरह आसमान पर उड़ती थी और वो गुब्बारे की हवा निकालकर उसे ज़मीन पर ले आता था। वो बड़ी देर तक कुछ समझ नहीं पाती थी। उसके अंदर शराब भर जाती थी। पता नहीं वो कैसा जहरीला था। बड़ी देर तक वो नशे में चूर रहती थी। आंखों के सामने दरो दीवार घूमने लगते थे। ऐसा अजीब सा अनोखा सा सुरूर होता था जिसे वो बाद में भी याद करती रह जाती थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो बोलने के काबिल हुई। उसने कहा, मैं खुश नसीब भी हूँ और बदनसीब भी। खुश नसीब इसलिए कि तुम मेरे जिस्म जान के मालिक हो, बदनसीब इसलिए कि हवास पर छा जाते हो, मुझे सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ते। मैं तुमसे दूर होने के सारे जतन कर लूं तब भी दूर नहीं रह सकूंगी। यानी तुम दूर रहने की कोशिशें कर चुकी हो। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी। कई बार संजीदगी से सोचा कि मैं तनवीमी अमल के जरिए दूसरों को जेरे असर लाती हूँ। तुम मोहब्बत के जरिए मुझे अपने असर में लाते हो। मैं गैर शऊरी तौर पर आप ही आप तुम्हारी मामूला बनती जा रही हूँ। तुम्हारे बगैर ये दुनिया खाली खाली सी लगती है। किसी भी मसले में उलझती हो तो तुम याद आने लगते हो। तुम ही एक यारो मददगार लगते हो। वो पारस की तरफ करवट लेकर कहने लगी, शायद यही वजह है कि मैं पहली जैसी जहानत से काम करने के काबिल नहीं रही हूँ। सोचती हूँ अगर तुमसे दूर हो जाऊं, तुम्हें दिल और दिमाग से निकाल दूं, तो शायद मेरी जहानत और हाजिर दिमागी लौट आए। लेकिन मैं अपने जिस्म से जान निकाल सकती हूँ, दिमाग से तुम्हें नहीं निकाल सकती। पारस ने कहा, यह देखने में आया है कि जो मोहब्बत का बहुत ज़्यादा असर लेते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। कितने ही मर्द हजरात की मिसालें हैं जो नहायत ज़हीन और बड़े फ़लसफ़ी थे, लेकिन किसी न किसी औरत के ज़ेर असर आकर तमाम फ़लसफ़े भूल गए। इसी तरह नहायत संजीदा और ज़हीन औरतें किसी न किसी मर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी बेमिसाल सलाहियतों को काम में लाना भूल गईं।
बेहतर है तुम संजीदगी से कोई अहम फैसला कर लो। क्या फैसला करूं? यही कि मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये मुमकिन नहीं है तो शादी कर लो। मेरी शरीक हयात बनकर दिन रात मेरे साथ रहोगी तो मेरे लिए पहली जैसी तड़प और बेचैनी नहीं रहेगी। तुम जहनी सुकून, इत्मीनान और यकसुई से फिर अपनी बेमिसाल सलाहियतों को काम में ला सकोगी। हाँ, शादी के बगैर तमाम कुर्बतें मशकूक और नापायदार होती हैं। शादी के बाद इत्मीनान रहता है कि हम बिछड़ कर भी मिलते रहेंगे। शादी की बात पर तुम मज़हब का मसला उठाओगी, फिर ये मसला जूं का तूं हल तलब रह जाएगा। वो गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? इतनी नहीं करता कि अपने ईमान से चला जाऊं। वो रूठकर अलग हो गई। फिर कहने लगी, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। देखो मेरीना, मज़हब कोई मसला नहीं है। असल मसला तुम मुझसे छुपा रही हो। मैं क्या छुपा रही हूं? मुझे नादान ना समझो। तुम्हें यह परेशानी है कि हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी और दिन रात मेरे साथ रहा करोगी, तो तुम्हारी मसरूफियात का इल्म मुझे होता रहेगा कि तुम किन लोगों से रब्ता कर रही हो और दोस्तों और दुश्मनों के लिए क्या करती फिर रही हो। वो तड़प कर उठ बैठी जैसे मुंह पर सच्चाई का तमाचा पड़ा हो। फिर झुंझला कर कहने लगी, तुम्हें खामखा शक करने की आदत सी पड़ गई है। याद रखो, औरत जालिम मर्द के साथ गुजारा कर लेती है, लेकिन शक की मर्द के साथ एक मिनट भी नहीं रहती। यानी 1 मिनट बाद तुम नहीं रहोगी? क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? मैं तुम्हारी ही बात दोहरा रहा हूं। अगर तुम अपने खुफिया मामलात को, पुरस्कार मसरूफियात को मुझसे छुपाती हो तो ये तुम्हारी चालाकी नहीं, मुझसे बेईमानी है। तुम खुद मक्कार हो, इसलिए मुझे चालाक और बेईमान समझ रहे हो। बेहतर है हम इस मौजू पर गुफ्तगू ना करें। बेहतर है हम किसी भी मौजू पर गुफ्तगू ना करें। क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते? आपस की कोई भी बात हो, उस बात के पीछे एतमाद ज़रूर होता है। खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सिर्फ एतमाद करने वाली अकल नहीं दी।